बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे बच्चों। आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, हेडिंग जो है गॉसेस लॉ। तो आज हम लोग बेसिकली गॉस के लॉ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस का जो लॉ है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली गॉस लॉ जो है बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कनेक्ट करता है किसी भी क्लोज सरफेस से। माने पिछला क्लास पिछला जो लेक्चर अगर आपने देखा होगा, लेक्चर नंबर 16, तो वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो है वो बात करे थे। और बेसिकली जो फ्लक्स पे जो डिस्कशन हुआ था वो ओपन सरफेस से होकर के हमने फ्लक्स जो है वो निकाला था या कैलकुलेट करा था, जो भी 2-3 क्वेश्चंस हमने किए थे। बट आज जो हम लोग का जैसा कि हेडिंग दिख रहा है गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ में बेसिकली जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम लोग किसी क्लोज सरफेस, माने किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के जो है हम लोग जो है फ्लक्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गॉस लॉ के जो स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ का, हम लोग उस स्टेटमेंट पहले बात कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम इसके प्रूफ पे जाएंगे कि गॉस लॉ आया कहां से। ठीक है ना? तो देखोगे ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि जैसा कि स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। माने किसी भी क्लोज सरफेस से, चाहे वो किसी भी शेप का हो, स्फीयर हो, कोन हो, सिलेंडर हो, किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो गॉस ने एक बहुत ही जबरदस्त टूल दिया जिसके हेल्प से हम लोग चुटकी में जो है फ्लक्स निकाल सकते हैं। और वो टूल बस यही था कि आप ये चेक कर लो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, या यूं कहें कि उस क्लोज सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है। अगर उस नेट चार्ज इनक्लोज को हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दे दें तो हमें उस क्लोज सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट कर लो, हम लोग इसके प्रूफ पे जा रहे हैं अभी। ध्यान देना सब लोग। हो गया? चलो तो आज हम लोग इसके प्रूफ पे जो है वो बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स का एग्जाम अगर जिनको देना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका जो प्रूफ है। तो ध्यान से मेरी बात जो है वो समझना, एकदम अच्छे समझ में आएगा। और चूंकि सॉलिड एंगल इसमें यूज करेंगे तो ध्यान रहे, जिन लोगों ने इसके पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, वो वॉच नहीं करा है, आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि गो फॉर दैट वीडियो। वहां पे मैंने एक हेल्दी डिस्कशन कर रखा है सॉलिड एंगल के बारे में, जिसका कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रूफ करते वक्त। ठीक है बच्चा? तो देखोगे ध्यान से, गौर करना। ऐसा है बच्चा कि मैंने ना एक चार्ज कंसीडर करे हैं, पॉइंट चार्ज से क्यू 10। हमने ना एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करा है, पॉइंट चार्ज क्यू, और इस चार्ज को ना मैंने एक आर्बिट्रेरी सरफेस से जो कि क्लोज है, मैंने क्लोज करा है। अब कहोगे सर ये आर्बिट्रेरी सरफेस कहने का मतलब क्या? तो ये जो आर्बिट्रेरी सरफेस हमने सेलेक्ट करा है ये किसी भी शेप का हो सकता है, रैंडमली मैंने सेलेक्ट करा है, बट ये है कि क्लोज है। ठीक है ना? क्लोज है, शेप कैसा भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे एक क्लोज्ड सरफेस जो है वो कंसीडर करा है, और इस क्लोज सरफेस से मैंने इस चार्ज को जो है ना इनक्लोज कर रखा है, कुछ ऐसा बाउंड कर रखा है। मैंने ये चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर चलाया, कुछ ऐसा। क्या कोई दिक्कत? नाउ वी आर कीन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। हम ना इस क्लोज सरफेस से होकर के इस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। तो अब आप ये समझ लो ना कि मान लो आपको गॉस लॉ के बारे में नहीं पता था कि गॉस लॉ क्या होता है, तब हम लोग अगर बोलते हैं आपसे कि भैया इससे होके फ्लक्स निकालना है, तो आप कहते कि सर अभी तो अगर हम गॉस लॉ नहीं जान रहे होते तो डायरेक्ट तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं था सर। तो हम करते ये कि इस सरफेस को हम लोग ना छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और किसी एक छोटे से एलिमेंट से होकर के फ्लक्स निकाल लेते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेट करके नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग उसी के लिए जाओगे कि आप इस पूरे सरफेस को कुछ इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लोगे, कुछ ऐसा। 10 मैंने कहा कि इस पूरे सरफेस पे हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स कंसीडर करे हैं, और डेफिनेटली इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके एरिया में परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग डीए भी कह सकते हैं। दिस DA। ध्यान देना बच्चा,
मैंने कहा कि बच्चा अगर मैं बात करूं तो इस चार्ज के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली इस छोटे से एरिया का कुछ पोजीशन होगा और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं आर। आर कहने का मतलब समझ में आ ही गया होगा, लाइक आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है इस छोटे से एरिया का, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, अगर मैं चाहूं तो इसको आगे भी बढ़ा दूं कुछ इस तरह से, दिस ये है आर का एक्सटेंडेड पार्ट एंड दिस इज लाइक एरिया वेक्टर दैट इज डीए, जो कि क्लोज सरफेस से ऑलवेज अवे होता है। जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे सॉलिड एंगल का मैं यूज करूंगा। जिन लोगों ने लाइक सॉलिड एंगल के बारे में नहीं जाना या नहीं पढ़ा है वो फटाफट जाकर के इसके पहले वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, वहां जाकर के आप देख लो, एकदम डिटेल डिस्कशन कर रखा है मैंने, ठीक है। चलो देखोगे ध्यान से। तो मैंने कहा कि आर और डीए के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम खुद से मान लेते हैं थीटा या अल्फा, जो भी मान लो, लाइक अल्फा दिस। तो मैंने कहा कि पोजीशन वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। एकदम ध्यान सुनना बच्चा, अगर यहां बात करें तो सबसे पहला बात कि इफ आई आस्क यू कि इस चार्ज के वजह से मुझे इस पॉइंट पे, बिकॉज अगर हम इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लक्स हम तभी निकाल पाएंगे जब इस छोटे से एरिया को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या कर रहा हो, आपका क्रॉस कर रहा हो। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस जगह पे कुछ ना कुछ फील्ड जरूर होगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहला ना हम उस फील्ड को निकाल लेते हैं कि वो फील्ड क्या होगा। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, चूंकि आपने जो है पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा है, तो डेफिनेटली इसके वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो सर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, कुछ ऐसा दिस, और अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, और जिसको सर हम लोग जो है ना वो ई कह सकते हैं सर, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जहां पे ई का जो मैग्नीट्यूड होगा ना सर, वो ई का जो मैग्नीट्यूड होगा सर, उस ई के मैग्नीट्यूड को आप चाहो तो सर लिख सकते हो, चूंकि पॉइंट चार्ज के वजह से जो रिजल्ट होता है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का सर, वो हम लोग जानते हैं, वो होता है k डैश, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q एंड डिवाइडेड बाय क्या, आपका आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा स्ट्रेंथ हमें पता है k डैश q अपॉन क्या, आपका आर स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, नाउ इफ आई आस्क यू कि बच्चा मुझे ना इस छोटे से एरिया से होकर के मुझे ना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कितना होगा। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान काम है सर, इसलिए बिकॉज इससे होके अगर फ्लक्स निकालना है तो डेफिनेटली छोटा सा एरिया आपने कंसीडर करा है सर, तो जो फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा वो भी छोटा होगा, जिसको सर आप डी फाई कह लो सर, डी फाई सर आप कह सकते हो डी फाई। तो डी फाई ई, डी फाई कहने का मतलब है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम बात कर रहे हैं। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से जो है वो लिंक्ड होगा, और उस छोटे से फ्लक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई एंड द एरिया वेक्टर दैट इज डी ए। माने ई और डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ई डॉट डी ए, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से होकर के लिंक्ड होगा। क्या कोई दिक्कत बच्चों? अब सुनना, मैंने कहा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा E और DA के बीच का जो एंगल है वो है आपका अल्फा। तो चाहो तो आप यहां पे बड़े ही प्यार से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के ऐसा लिख सकते हो लाइक डी फाई ई इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज दैट डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए की जगह चाहो तो आप लिख सकते हो ई इंटू, चाहो लिख सकते हो डी ए इंटू, चाहो तो लिख सकते हो कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत? अब बात आया ई का, तो आप कहोगे सर अब ई के जगह पे, तो ई हम लोग को मालूम है k डैश q अपॉन क्या, आपका आर स्क्वायर। चाहे तो ई का यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई का वैल्यू यहां पे हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो, इट इंप्लाइज दैट डी फाई ई इज इक्वल टू आपका ई के जगह चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं k डैश ऑफ q अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी ए और इनटू कितना आपका cos अल्फा। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, और जो डी फाई ई आपको दिख रहा है ना,
डी फाई ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस छोटे से एरिया से होकर के, इस छोटे से एरिया से होकर के स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसका वैल्यू है k डैश q अपॉन आर स्क्वायर। आर जहां से डिस्टेंस है आपका 0.4 से लाइक सरफेस तक का, तो आर स्क्वायर और इनटू आपका लाइक डी ए कॉस अल्फा। अब मेरी बात सुनना बच्चा, मैंने कहा कि जरा पिछले लेक्चर का जरा टर्म याद करना। मैंने इंट्रोड्यूस करा था सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैंने इंट्रोड्यूस करा था जिसका वैल्यू था dA डॉट आर अपॉन आर क्यू या फिर dA cos अल्फा बाई आर स्क्वायर या cos थीटा बाई आर स्क्वायर। वो एंगल था dA और r के बीच का। तो मैंने कहा दिख रहा होगा यहां पे आपको कि r, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r, dA और r के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। और ये एरिया अगर मैं बात करूं तो ये एरिया इस पॉइंट पे जहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो जहां पे चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, तो आप कहोगे सर dA cos अल्फा बाई आर स्क्वायर। माने अगर मैं यहां से कहूं कि बच्चा जो नेट इलेक्ट्रिक, अगर मैं बात करूं डी फाई ई का, तो जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई हमारे पास आया है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं k डैश, जिसका वैल्यू हम चाहें तो यहां पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में तो q आपका है ही, तो ऐसा कर देते हैं ना q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ऊपर में dA cos अल्फा, नीचे में r स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dA cos अल्फा एंड डिवाइडेड बाई क्या आपका r स्क्वायर। अब जरा मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, ये जो dA cos अल्फा बाई आर स्क्वायर है ये बेसिकली क्या है, देखना ध्यान से। दिस इज dA, दिस इज डायरेक्शन ऑफ r और dA और r के बीच का एंगल कितना है अल्फा। तो dA cos अल्फा बाई आर स्क्वायर एक्चुअली में ये सॉलिड एंगल है, वो सॉलिड एंगल है जो ये छोटा सा एरिया इस पॉइंट चार्ज पे सबस्टेंड कर रहा होगा। माने इस टर्म को हम लोग कह सकते हैं d ओमेगा, दैट इज द सॉलिड एंगल। वो है आपका सॉलिड एंगल जो फॉर्म कर रहा है ये छोटा सा एरिया इस पॉइंट पे जहां चार्ज रखा हुआ है। माने इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू, देखोगे ध्यान से, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos अल्फा बाई आर स्क्वायर के जगह हम चाहें तो लिख सकते हैं d ओमेगा। कहोगे सर ये d ओमेगा, तो d ओमेगा यहां पे सॉलिड एंगल है जिस छोटे से एरिया ने इस पॉइंट पे बनाया है जहां पे चार्ज रखा हुआ है। अब कहोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग फटाफट इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर इस रिजल्ट को इंटीग्रेट किया जाए तो डेफिनेटली ये डी फाई ई जो है वो इंटीग्रेट होगा। यहां पे अगर बात करें तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट होगा और यहां अगर बात करें तो d ओमेगा इंटीग्रेट होगा। डेफिनेटली क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग सर्कुलर इंटीग्रल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, मींस क्लोज सरफेस के लिए। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चा, मैंने कहा कि फिर से आते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने ये प्रूफ करा है कि सरफेस चाहे जिस भी शेप का हो, कोई भी क्लोज्ड सरफेस चाहे सरफेस जिस भी शेप का हो, अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय दिस आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस। ये आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस जो है वो आपका इस पॉइंट पे जो कि सरफेस के अंदर है कितना का सॉलिड एंगल बनाएगा। तो ये मैंने प्रूफ कर रखा है कि ये 4 पाई का सॉलिड एंगल होता है। तो चाहे तो हम लोग यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई ई का इंटीग्रल, बस लास्ट स्टेप हमारा है बच्चा, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई ई, वो भी क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस से होकर के, और इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट होने जा रहा है ये आपका हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई टोटल सॉलिड एंगल, लाइक अंदर में इनसाइड किसी पॉइंट पे तो 4 पाई, ये 4 पाई से 4 पाई हो गया साफ। माने रिजल्ट आपके सामने, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से होकर के, तो क्लोज्ड सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर आपके पास आ चुका है रिजल्ट, और ये आया है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लाइक ये आया है फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूफ करना था, स्टेटमेंट भी यही था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
वो इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, कम ऑन डू इट फास्ट। दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, बस क्लोज्ड होना चाहिए, ध्यान रहे। चलो, तो ये हमारा है गॉस लॉ का प्रूफ जो आपके सामने है। यहां बेसिकली मैंने सॉलिड एंगल का यूज करा है बच्चों, और जो लोग सॉलिड एंगल के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जाकर के इसके ठीक पहले वाले लेक्चर आप एक बार देख लो, लेक्चर नंबर 16, और तब ये वीडियो जो है आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा और प्रूफ भी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। ये है गॉस लॉ का प्रूफ, कहां से आया, ठीक है। गॉस लॉ जो कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से को जो है वो कनेक्ट करता है, समझ लो किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी करो, देखेंगे बच्चों नेक्स्ट। चलिए, इसमें एक्चुअली में बहुत कुछ है बच्चा। गॉस लॉ को जो है हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी जो है लिखेंगे, वहां भी बात करेंगे। गॉस लॉ को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम में ले जाकर के भी गॉस लॉ जो है अप्लाई करेंगे, लाइक वहां पे फ्री चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस का बात होगा। तो बहुत सारा कुछ है इसमें जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी मस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, जिसको मैंने प्रूव करा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है, देखोगे, गौर करना सब लोग। मैंने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास ना स्पेस में कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, दिस से Q1 है, Q2 है, Q3 है, एंड सो ऑन। दिस कुछ और भी चार्जेस हैं स्पेस में, से Q1 डैश है, Q2 डैश है, Q3 डैश है, एंड सो ऑन। दिस मैंने कहा कि स्पेस में कुछ चार्जेस रखे हुए इस तरह से Q1, Q2, Q3, Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। मैंने कहा कि हमने ना लाइक आर्बिट्रेरली एक क्लोज सरफेस सेलेक्ट करा और चार्जेस को कुछ इस तरह से बाउंड कर दिया, कुछ ऐसा, दिस ऐसा, लाइक चार्जेस को मैंने एक क्लोज्ड सरफेस की हेल्प से इन चार्जेस को मैंने बाउंड कर रखा है। दिस इज अ क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का हो फर्क नहीं पड़ता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। दिस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए किसी भी क्लोज सरफेस से सरफेस का शेप जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। किसी भी क्लोज सरफेस से होकर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि सरफेस का शेप कैसा है, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, कॉनिकल हो, सब चलेगा, क्यूबिकल हो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। नाउ इफ आई आस्क यू कि इस क्लोज्ड सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ध्यान रहे, इस क्लोज्ड सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, दैट इज
फाई नेट इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से मेरी बात सुनना। तो बस गॉस लॉ यही कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से होके जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इक्वल होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। प्रूफ तो मैंने एक चार्ज लेकर करा, लेकिन अगर उस सरफेस के अंदर ढेर सारे चार्जेस हैं तो सारे चार्ज का हम लोग सम लेंगे, वो भी प्रॉपर साइन के साथ। माने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एल्जेब्रिक सम लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। माने यहां पे हम लोग फाइनेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं समेशन ऑफ क्यू आई। समेशन ऑफ क्यू आई कहने का मतलब हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू क्या आपका सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कहोगे कि सर कुछ चार्जेस सरफेस के बाहर थे, क्या इस समेशन में Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश क्या ये चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है क्या? तो मेरा सिंपल सा रिप्लाई है कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उन चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है जो सरफेस के बाहर होते हैं। ध्यान रखना, उन चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है जो चार्जेस सरफेस के बाहर होते हैं। सिर्फ उन्हीं चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के जो कि सरफेस के अंदर होंगे। सरफेस के बाहर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही रीजन है कि फाइनेट इज इक्वल टू हमने यहां पे समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ध्यान रखना कि समेशन में सिर्फ उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करेंगे, वो भी प्रॉपर साइन के साथ, जो चार्जेस सरफेस के अंदर हैं। Q1, Q2, Q3 लाइक हम उन चार्जेस का बात नहीं करेंगे जो सरफेस के बाहर हैं, दैट इज Q1 डैश Q2 डैश एंड क्या आपका Q3 डैश। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे जल्दी। हो गया? नेक्स्ट, बस अभी मैंने बस प्रूफ बताया है आप लोगों को, थोड़ा सा बात बताया, अभी बहुत कुछ है लाइक गॉस लॉ में, बस देखते जाओ आप लोग। कुछ एक क्वेश्चंस भी अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना? चलिए, तो कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं पहले इसके ऊपर, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो देखोगे ध्यान से बच्चा। जैसे चलो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा कि बहुत बेसिक सा जो है वो क्वेश्चंस जो है हम कर रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से मेरी बात सुनना, देखोगे ध्यान से। मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है कुछ ऐसा, दिस, और स्फीयर के सेंटर में मैंने चार्ज रखा है आपका Q। ध्यान देना, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा, हमारे पास लाइक एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज तो है Q बट सेंटर पे नहीं है, कुछ ऐसा। तीसरा, हमारे पास एक सिलेंडर है कुछ ऐसा और चार्ज कहीं यहां मैंने रखा है Q, बस। चौथा, हमारे पास एक क्यूब है कुछ ऐसा, दिस, और चार्ज जो है मैंने कहीं यहां जो है कहीं यहां पे अंदर ही बट सेंटर नहीं है, कहीं यहां Q यहां रख दिया। ध्यान देना, चार अलग अलग फिगर हमने लिया है और पहले वाले केस में चार्ज जो है स्फीयर के सेंटर पे है, दूसरे वाले केस में चार्ज जो है वो स्फीयर के सेंटर पे नहीं बट हाँ इनसाइड है, और तीसरे वाले केस में सिलेंडर के अंदर चार्ज जो है कहीं रखा हुआ है, सिमेट्रिकली नहीं कहीं भी रखा हुआ है, और फोर्थ वाले केस में भी क्यूब के अंदर मैंने एक चार्ज को रखा है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इन चारों केसेस में आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताओ कितना होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, चारों ही केसेस में आपसे पूछ रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से कहोगे सर बहुत आसान है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि आपने बताया है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के हमें फ्लक्स निकालना है तो हम इन दो बातों से जो है कोई कंसर्न नहीं रखेंगे। पहला
कि सरफेस का जो है वो शेप कैसा है, पहला नंबर। दूसरा, सरफेस के अंदर चार्ज कहां पे है ये भी मैटर नहीं करता है। हो सकता है कि वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो, या वो भी हो सकता है कि कहीं और भी हो सकता है। माने यहां देख सकते हो कि चार्ज जो है स्फीयर के सेंटर पे है, यहां पे चार्ज का लोकेशन कहीं और है। बट अगर हम बात करें तो चारों ही केसेस के लिए जो आंसर होगा, चारों केसेस के लिए जो आंसर होगा वो सेम होगा। माने जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सीधा चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां भी Q, तो ये आपका हो जाएगा Q एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से याद रखना इस बात को कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में चार्ज कहां पे है, लोकेशंस जो है वो फ्लक्स को इफेक्टेड नहीं करने वाला है। हाँ, किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट नंबर देखोगे, चलो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस का जो है हल्का सा लेवल बढ़ाएंगे अभी। चलो दो क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को भी देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना एक क्यूब है, क्यूब कुछ ऐसा, दिस क्यूब है जिसका कि साइड लेंथ जो है वो दिया हुआ है L। एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ जो है वो दिया हुआ है L, ध्यान से। और मैंने इस क्यूब के डायगोनल के अलोंग एक रॉड प्लेस करा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, दिस, जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मैंने डायगोनल के अलोंग डाल दिया है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा सवाल हमारे पास है बच्चा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है कुछ ऐसा, दस। मैंने किया ये है कि इस स्फीयर के अंदर मैंने एक लॉन्ग लाइन चार्ज को प्लेस कर दिया है कुछ ऐसा, दिस इज अ लॉन्ग लाइन चार्ज कुछ ऐसा। और इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस, ध्यान से। अगेन इस लाइन चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये लाइन चार्ज स्फीयर के सेंटर से O माने x डिस्टेंस पे है, यहां से इसका डिस्टेंस x है, और स्फीयर का रेडियस जो है वो दिया हुआ है, रेडियस इसका है r, दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों ही सवाल में मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना, पहले सवाल में बताना है, लिखवाऊंगा नहीं मैं यहां पे, बस आप लोग समझ लो, क्वेश्चंस में बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन यही है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, क्यूब से होकर के कितना होगा, क्यूब से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, इस स्फीयर से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। पहला सवाल मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पहले सवाल में हुआ यह है कि एक क्यूब है जिसके डायगोनल के अलोंग मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड प्लेस करा है। सवाल है कि इस क्यूब से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। दूसरा सवाल यह है कि हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर मैंने एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज को रखा है, और वो भी सेंटर से x डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे, और स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। सवाल है कि इस स्फीयर से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो दो सवाल आपके सामने है, बना करके दिखाना है। एकदम प्योर गॉस लॉ का सवाल है, एकदम गॉस लॉ से एक लाइन बना सकते हो आप लोग। तो देखोगे ध्यान से बच्चा, पहले सवाल के लिए जाते हैं हम लोग। चूंकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस है जैसा कि हम लोग जानते हैं। क्यूब क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर डायगोनल के अलोंग मैंने एक लाइन चार्ज को रखा है, यू कह सकते हैं, जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, और इस क्यूब से होकर के फ्लक्स निकालना है। अब सवाल यह है कि सर फ्लक्स निकालने के लिए तो हमारे पास एक रिजल्ट है गॉस लॉ के रूप में, जो कि हम लोग जानते हैं, अभी आपने बताया है, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
माने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। माने दोनों ही केसेस में बेसिकली आपको निकालना क्या है, बस ये निकालना है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो पहले वाले में चार्ज इनक्लोज्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, मान लेते हैं कि इस रॉड के ऊपर क्यू चार्ज है, हम खुद से मान लेते हैं कि इस रॉड के ऊपर क्यू चार्ज है। अब कहोगे सर ये क्यू चार्ज हम लोग निकालेंगे कैसे, तो आराम से निकलेगा, बिकॉज लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है। अब जब क्यूब का साइड लेंथ एल है तो डेफिनेटली इस रॉड का लेंथ हमारा निकल गया जो कि डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा, जो कि √3l होता है। तो डायगोनल का लेंथ √3l, माने इस रॉड का भी लेंथ हमारा जो है वो √3l के बराबर हो गया। माने लेंथ मालूम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है, क्या वहां से हम लोग चार्ज नहीं निकाल सकते हैं? बहुत ही प्यार से हम लोग जानते हैं लेमडा, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। चाहे तो यहां से हम लोग लेंथ का अगर बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू चार्ज, तो चार्ज हमने क्यों कंसीडर करा है इस रॉड के ऊपर, और रॉड का लेंथ, तो लेंथ अगर बात करें तो डायगोनल का लेंथ है जो कि √3l के बराबर होगा। तो बड़े ही प्यार से हम लोग यहां पे √3l लिख सकते हैं। चाहो तो यहां से क्यों निकल जाएगा, इट इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा लाइक √3l लेमडा, √3l लेमडा। तो चार्ज हमारा निकल चुका है बच्चा, और जब चार्ज निकल गया है तो डेफिनेटली हम लोग फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। फाइनेट हमारा निकल जाएगा यहां से, फाइनेट इज इक्वल टू आ जाएगा, बोलो चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है √3 लेमडा एल या एल लेमडा जो भी कह लो, एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है जैसा कि दिख रहा होगा। दूसरा सवाल भी आपको दिख रहा होगा कि इस स्फीयर से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कहोगे सर ये कैसे निकालेंगे सर, मैं कहूंगा बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा यार, कुछ नहीं करना है। माने यहां भी बस ये देख लो ना कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो डेफिनेटली जो हिस्सा लाइन चार्ज का इसके अंदर है, ये बाहर वाले चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो हिस्सा इसके अंदर है माने सिर्फ इस हिस्से का कंट्रीब्यूशन है। तो इस हिस्से में कितना चार्ज है अगर ये निकल गया तो हमारा काम बन जाएगा। कहोगे सर निकलेगा कैसे सर ये बताइए, तो मैं कहूंगा बहुत आसान है बेटा, बस आप लेंथ निकाल लो इसका तो आपका काम बन जाएगा। कहोगे सर वो कैसे निकलेगा, तो बहुत आराम से निकलेगा। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें तो आर जो है वो आपका हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। बड़े ही प्यार से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये लेंथ निकाल लो, ये लेंथ आपका आएगा √r² माइनस कितना आपका x²। जब ये अगर लेंथ √r² माइनस x² है तो डेफिनेटली अगर बात करें तो दोनों ट्रायंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, जितना लेंथ ये वाला है उतना ही लेंथ ये भी होगा, माने ये भी लेंथ जो आपका है वो होगा √r² माइनस क्या आपका x²। माने बड़े ही प्यार से हम यहाँ टोटल लेंथ निकाल सकते हैं जो कि डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा √r² माइनस क्या आपका x²। तो यहां भी क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है इसका, तो लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों Q, दैट इज द चार्ज डिवाइडेड बाई देख सकते हो लेंथ, तो लेंथ आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √r² माइनस x²। अब आप आराम से यहां से Q निकाल लो, Q कितना होगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ √r² माइनस x² मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका लेमडा। और जब Q निकल गया तो फ्लक्स भी निकल जाएगा, माने फाई बराबर आ जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू चार्ज आपको दिख रहा है यहां पे ट्वाइस ऑफ √r² माइनस x² मल्टीप्लाइड बाय लेमडा एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। तो आराम से लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी करो फास्ट। हो गया, बहुत ही आराम से ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस आराम से जब भी किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, समझ लेना कि क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए।
बस सीधा आप गॉस लॉ के बारे में सोचोगे, जो कि यही बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए अगेन एक बड़ा ही प्यारा सवाल दे रहा हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। बच्चा क्या है इस क्वेश्चन में कि एक क्यूब है, क्यूब दिस एक क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, जिसका कि साइड लेंथ जो है वो आपका दिया हुआ है a। अगेन बहुत ही फेमस सवाल है, सामने देखोगे। एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ जो है वो आपका दिया हुआ है a, ठीक है। और लाइक इस क्यूब के ठीक सामने मैंने ना एक रॉड को प्लेस करा है, दिस जिसका कि लेंथ l है। दिस ध्यान देना बच्चा, ध्यान रहे कि जो रॉड है ना वो क्यूब के एक फेस पे परपेंडिकुलर है, माने क्यूब के एक फेस पे परपेंडिकुलर है और ज्योमेट्रिकल सेंटर के तरफ है। जो रॉड का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर दैट इज द सेंटर ऑफ द क्यूब, उसी लाइन में रॉड को मैंने जो है वो कुछ इस तरह से रखा है और एक एंड जो क्यूब का है वो इस फेस को जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, दिस ऐसा। क्लियर बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फिगर आपको और अच्छे समझ में आएगा अगर इस रॉड को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो और बेटर आपको समझ में आएगा। देखोगे ध्यान से, इसको मैं ऐसा कर देता हूं ना, देखिएगा अब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रॉड मैं ऐसे रखता हूं, ऐसे दिस लाइक जस्ट जो है ये रॉड, ये बच्चों तो ये जो है अब सवाल आपके लिए एकदम सही है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ a है और एक लाइक हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा, और ये रॉड जो बेटा ये कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से ये जो रॉड है ये आपका क्यूब के अंदर एंटर कर रहा है। ये रॉड कांस्टेंट स्पीड v से क्यूब के अंदर एंटर कर रहा है, माने t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये जो रॉड है जस्ट क्यूब के फेस को टच कर रहा है और लाइक एज द टाइम प्रोग्रेस लाइक ये जो रॉड है ये क्यूब के अंदर कांस्टेंट स्पीड से जो है वो एंटर कर रहा है। तो सवाल ये है कि यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, you have to plot a graph against the electric flux linked with the cube। क्यूब के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है उसके और टाइम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। कैसा ग्राफ होगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। सबसे पहला एक इंफॉर्मेशन और भी मैं आपको दे देता हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा है ही है, और जो रॉड का जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, और जो रॉड का जो लेंथ एल है वो आपका लेस देन ए है। ये रॉड का जो लेंथ है एल वो ए से दैट इज क्यूब के साइड लेंथ से क्या है आपका छोटा है। क्या कोई दिक्कत? और ये रॉड कांस्टेंट स्पीड से रॉड के अंदर एंटर कर रहा है। ग्राफ प्लॉट करना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टाइम के बीच में। कहोगे सर कैसा ग्राफ होगा, सर कैसे सोचेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस के बारे में? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगेन बड़ा ही फेमस सवाल है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। कुछ करना नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ सवाल बन जाएगा। ऐसा है कि जैसे ही ये रॉड क्यूब के अंदर एंटर करना शुरू करेगा, मान लो कि कुछ टाइम के बाद चूंकि कांस्टेंट स्पीड से ही एंटर कर रहा है
तो मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी रॉड का एक्स हिस्सा, ध्यान देना मेरी बात पे, मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद रॉड का जो है वो एक्स हिस्सा रॉड का जो है वो आपका क्यूब के अंदर आ चुका है 10। ये हमने खुद से कंसीडर करा है कि टी टाइम के बाद रॉड का एक्स हिस्सा क्यूब के अंदर आ चुका है, या यूं कह लें कि रॉड का ये जो एंड आपको दिख रहा है जो फेस को टच कर रहा था वो एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है। अब सवाल ये है कि अगर ये हिस्सा ये एंड अगर यहां पहुंचेगा, माने कि रॉड का एक्स हिस्सा अगर क्यूब के अंदर आया है तो डेफिनेटली इस हिस्से में कुछ ना कुछ तो चार्ज जरूर होगा बच्चा। तो अगर वो चार्ज हमें निकल गया तो हम बहुत ही आराम से इससे होके फ्लक्स निकाल सकते हैं, बिकॉज जो हिस्सा बाहर होगा उसका तो फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो जो हिस्सा रॉड का इस क्यूब के अंदर आ चुका होगा उसके वजह से हम लोग जो है वो फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो चार्ज निकालना होगा कि इस हिस्से में चार्ज कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इस हिस्से में क्यू चार्ज है, ये हिस्सा जो भी अंदर आया है इसमें खुद से मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है। अब कहोगे सर ये क्यू निकालेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लेमडा दैट इज द चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज Q अपॉन लेंथ, तो x जो है लेंथ अंदर आया है तो चार्ज अपॉन लेंथ तो हम लोग कर लेते हैं Q अपॉन क्या आपका x। तो डेफिनेटली यहां से हम लोग Q निकाल सकते हैं और Q जो होगा वो इक्वल होगा लेमडा इंटू किसके, आपका x के। ये लो हमारा चार्ज निकल गया कि कितना चार्ज जो है वो क्यूब के अंदर आ चुका होगा टी टाइम के बाद। तो टी टाइम के बाद हम लोग को चार्ज मालूम है, तो जब चार्ज मालूम है तो डेफिनेटली हम लोग फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। कहोगे सर फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू निकाल सकते हैं Q और डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q हम लोग को मालूम है लेमडा इंटू एक्स, तो यहां पे आराम से लिख देते हैं लेमडा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? अब कहोगे कि सर फ्लक्स जो आपका आया है लेमडा इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, जबकि ग्राफ प्लॉट करना है फ्लक्स और टाइम के बीच में। सर अब आप क्या करोगे, सर टाइम के साथ तो यहां कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ रिलेशन दिख जाएगा। अरे x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट इस एंड का टी टाइम के बाद, और वो भी कांस्टेंट स्पीड से रॉड आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग यहां से डिस्प्लेसमेंट बराबर लिख सकते हैं या फिर डिस्टेंस ही बोल सकते हो, क्योंकि 1D मोशन परफॉर्म कर रहा है तो दोनों यहां पे सेम ही होगा। तो ये एंड टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज x, तो वो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इंटू किससे, आपका टाइम से। माने यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू लेमडा की जगह लेमडा रहने दो और x के जगह हो जाएगा vt, तो ये हो जाएगा vt और अपॉन क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। माने फाई इज इक्वल टू लेमडा vt अपॉन क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। लेमडा कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई आपको यहां दिख रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। जो फाई आपको दिख रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका टाइम के। माने लीनियर इक्वेशंस, टी पावर है आपका 1, माने फाई जो है वो टाइम के साथ लीनियरली कनेक्टेड है। तो जब लीनियरली कनेक्टेड है तो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो भी ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे जैसे ये रॉड क्यूब के अंदर आता जाएगा वैसे वैसे इनक्लोज्ड चार्ज क्यूब के अंदर बढ़ता जाएगा। अब जब इनक्लोज्ड चार्ज बढ़ेगा तो डेफिनेटली फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा इस केस में। माने कुछ ऐसा, कुछ देर तक फ्लक्स जो है वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसा। अब देखना उसके बाद क्या होगा। कुछ देर के बाद होगा ये, चूंकि L जो है लेस देन A है, माने रॉड का जो लेंथ है वो क्यूब के साइड लेंथ से कम है। इसका मतलब कि कुछ देर के बाद जो रॉड है वो कंप्लीटली रूप से क्यूब के अंदर चला आएगा, और सिर्फ उस इंस्टेंट पे नहीं, कुछ देर तक अंदर रहेगा भी, बिकॉज रॉड का जो लेंथ है क्यूब के साइड लेंथ से कम है। इसका मतलब कुछ देर तक जो रॉड है
कंप्लीटली रूप से क्यूब के अंदर रहेगा। और जितने टाइम तक रॉड क्यूब के अंदर कंप्लीटली रूप से रहेगा उतने टाइम तक जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, कोई चेंज नहीं होगा। माने इसके बाद का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा एक कांस्टेंट ग्राफ होगा। दिस क्या कोई दिक्कत? एंड फाइनली अगर बात करें तो जब ये रॉड क्यूब से बाहर निकलना शुरू कर देगा, ऑब्वियस है कुछ देर के बाद क्यूब से रॉड बाहर भी निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली जो चार्ज है वो इनक्लोज चार्ज घटना शुरू होगा। जब इनक्लोज चार्ज घटना शुरू होगा तो डेफिनेटली फ्लक्स भी घटना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्लक्स घटना शुरू होगा वो भी लीनियरली, और घटते 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 एक इंस्टेंट पे जाके फ्लक्स का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। कहोगे सर फ्लक्स जीरो कैसे होगा सर? तो डेफिनेटली कुछ देर के बाद रॉड जब कंप्लीटली रूप से क्यूब से बाहर निकल जाएगा तो क्यूब से बाहर निकलने का मतलब ही है क्यूब के अंदर चार्ज इनक्लोज हो जाएगा जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। माने ये ग्राफ 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। पहला हिस्सा जब लीनियरली इंक्रीज करेगा फ्लक्स, दूसरा हिस्सा कुछ देर के लिए जो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, लेकिन ध्यान रहे ये हिस्सा कंसीडरेबल तभी होगा जब एल का वैल्यू लेस देन क्या हो आपका ए हो। माने रॉड का जो लेंथ है वो क्यूब के साइड लेंथ से क्या हो आपका कम हो, और आफ्टर सम टाइम ये फ्लक्स घटना शुरू होगा। घटते 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 जब रॉड कंप्लीटली रूप से बाहर निकल जाएगा क्यूब से तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी करो। नेक्स्ट, बढ़ू आगे, ध्यान देना बच्चों। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बढ़ता हुआ आगे, चलिए ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ना चेंज करते हैं वैरायटीज को क्वेश्चंस का, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी हम लोग करने वाले हैं। बस देखते जाओ आप लोग, देखोगे ध्यान से। हालांकि ये क्वेश्चंस जो है वो इरोडोव का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही फेमस सवाल है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखोगे ध्यान से, ये हम लोग ओपन सरफेस में नहीं किए थे क्वेश्चन, बिकॉज वहां पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब गॉस लॉ जानने के बाद इस सवाल को हम लोग 2 लाइन में बना सकते हैं। ठीक है, देखोगे ध्यान से बच्चों, गौर करना। क्वेश्चन क्या है ये सुनिएगा। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिस्क है कुछ ऐसा, दिस हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरह का। देखोगे ध्यान से, लाइक हमारे पास एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरह का, और मैंने किया ये है कि डिस्क के सेंटर से अलोंग द एक्सिस कहीं यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने एक डिस्क रखा है और डिस्क के सेंटर से अलोंग द एक्सिस कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज क्यू। क्या कोई दिक्कत? सवाल है कि आपको बताना है कि इस पॉइंट चार्ज के वजह से इस डिस्क से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। माने हमने जो डिस्क के ऊपर, डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे या जितना भी डिस्टेंस दिया रहेगा, मैंने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस करा है। सवाल यह है कि इस डिस्क से होकर के आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना होगा। चलो मैं ये एंगल दे देता हूं आप लोगों को। ये एंगल दिया हुआ है, मान लो अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। चाहे तो आप इसका रेडियस कुछ कंसीडर कर लो r, चाहो तो आप इसका डिस्टेंस कुछ मान लो से x y z, जो मन करे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत? सवाल क्या है ये सुन लेना। सवाल है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक flux through the disk as shown in figure।
एज सोन इन फिगर। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। एक डिस्क है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है और डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे या h हाइट पे मान लो, ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट चार्ज q को रखा है। सवाल यह है कि इस पॉइंट चार्ज के वजह से आपको बताना है कि जो भी फील्ड लाइंस डेवलप होंगे, बताना है आपको कि इस डिस्क से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क से होके कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन है। देखोगे ध्यान से। अब सवाल यह है कि सर ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे सर कैसे, जरा ये बताइए। सुनना, कहोगे सर ये तो डिस्क एक ओपन सरफेस है सर, तो ये सवाल तो आपको सर पिछले वाले लेक्चर में कराना चाहिए था, क्योंकि ओपन सरफेस से होकर के फ्लक्स निकालने की बात हो रही है यहां पे। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये सारे सवाल मैंने वहां पे इसलिए नहीं कराए थे बिकॉज वहां पे हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब सीधा सा बात है, नाक छूना है हम लोगों को, तो जो बेस्ट वे है नाक छूने का वो यही है। आई डोंट थिंक कि इस तरह से नाक छूना कहीं से भी तर्कसंगत चीज होगा। तो मैंने कहा कि सवाल को हम लोग दो लाइनें बना सकते हैं अगर हमें सॉलिड एंगल और गॉस लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो तब। कहोगे सर कैसे, तो देखना ध्यान से। इसी सवाल को देखना हम कितना शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। अगर ये सवाल हम लोग ओपन सरफेस वाले में किए होते तो इंटीग्रेट करना होता, अच्छा खासा इंटीग्रेशंस होता, लाइक एक बोर्ड का तो कैलकुलेशन जरूर होता अगर इस सवाल को हम लोग ओपन सरफेस वाले से बनाते तब। अब कहोगे तो सर कैसे बनाएंगे इसको, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। ऐसा है कि क्वेश्चन ये है कि भैया ये है डिस्क कुछ ऐसा, और डिस्क के सेंटर से लाइक h हाइट पे या x डिस्टेंस पे जो भी कह लो, मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है यहां पे q। बस देखोगे ध्यान से, ये डिस्टेंस x, एंगल वैंगल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल अल्फा 10। लाइक इस डिस्क से होके फ्लक्स निकालना है, तो कहीं से कोई डाउट नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर रखे हैं, इसकी वजह से चारों तरफ, ये चारों तरफ रेडियली जो है वो ओरिजिनेट करेगा फील्ड लाइंस ऐसा, दिस 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 दिस। लाइक ये जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा पॉइंट चार्ज, उस फील्ड लाइंस का कुछ हिस्सा इस डिस्क को भी क्रॉस करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्क को क्रॉस करेगा, ये चारों तरफ फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप करेगा, चारों तरफ रेडियली अवे चारों तरफ फील्ड लाइंस डेवलप करेगा। बट ऑब्वियस है हमें उन फील्ड लाइन से कोई कंसर्न ही नहीं है जो इस डिस्क के अलावा कहीं से पास कर रहे हैं, बिकॉज फ्लक्स निकालने में अगर मैं बात करूं तो मुझे उन्हीं फील्ड लाइंस को काउंट करना है या उन्हीं फील्ड लाइंस के बारे में सोचना है जो कि इस डिस्क को क्रॉस कर रहा है और वो भी नॉर्मली क्रॉस कर रहा है। कहोगे सर कैसे सोचेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि करते ये हैं कि जो पॉइंट चार्ज है ना, मैंने कहा कि इस पॉइंट चार्ज को हम किसी स्फीयर का एक सेंटर मानते हैं और सेंटर मान के हम ना एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। देखोगे ध्यान से, दिस। मैंने कहा कि इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा है कुछ इस तरह का, दिस इज अ क्लोज सरफेस। ड्रॉ करा है कुछ ऐसा, ध्यान देना बच्चा। कहोगे सर क्या होगा ऐसा करने से, देखिए ऐसा करने से क्या होगा। ये पॉइंट चार्ज चारों तरफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा चारों तरफ। मैंने कहा कि बेटा हमें इस डिस्क से होकर के फ्लक्स निकालना है, माने ये हम जो स्फीयर ड्रॉ किए हैं वो इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि जो डिस्क का ये जो हिस्सा है वो समझ लेना कि लाइक स्फीयर के इस वाले हिस्से
के साथ अटैच्ड हो, दिस। मैंने कहा कि ये हिस्सा स्फीयर का जो है इसके साथ ये जो डिस्क है वो आपका इन्वॉल्व हो गया। स्फीयर का ये हिस्सा लाइक समझ लो कि इस डिस्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ इस तरह से, दिस, ये वाला। माने मुझे स्फीयर के इस हिस्से से फ्लक्स निकालना है, कितना होगा? कहोगे सर कैसे निकालेंगे सर, ये कैसे निकलेगा सर? तो मेरी बात सुनना ध्यान से। ये जो फील्ड लाइंस डेवलप कर रहा है, ये फील्ड लाइंस चारों तरफ कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह रेडियली अवे। मैंने कहा कि बेटा करते ये है कि सबसे पहला अगर हम इस पूरे स्फीयर का बात करें, पूरे स्फीयर का, तो पूरा स्फीयर एक क्लोज सरफेस है और किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ हम लोग को मालूम है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माने कि पूरे क्लोज सरफेस जिसमें कि डिस्क भी इन्वॉल्व हो जाएगा से होके टोटल फ्लक्स कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे ही क्या, अंदर में किसी भी पॉइंट पे, यहां पे सेंटर है, सेंटर पे कितना का सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। माने जब ये पूरा स्फीयर सेंटर पे 4 पाई सॉलिड एंगल बना रहा है, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में इस पॉइंट चार्ज का टोटल फ्लक्स इन्वॉल्व है जो कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जब ये स्फीयर सेंटर पे यूनिट सॉलिड एंगल बनाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जरा देख लेना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें तो चाहिए बस ये वाला हिस्सा, स्फीयर के इस हिस्से के वजह से कितना फ्लक्स होगा। तो मैंने कहा कि ये हिस्सा यहां पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। तो याद करना, डिस्क का सॉलिड एंगल मैंने प्रूफ करा है पिछले वाले लेक्चर में, कितना था, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ऐसे लिखेंगे यहां 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा, सॉलिड एंगल में कितना, तो कहोगे सर ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत? ये आपका बात करें तो इतने से होकर के कितना फ्लक्स होगा, माने कि 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स, तो कहोगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई लिखेंगे 2 पाई ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत? अगर बात करें तो ये 2 पाई से ये 2 टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल, माने डिस्क से होकर के फ्लक्स निकल चुका है आपका, फाई इज इक्वल टू, और कितना आया है देख लीजिएगा, ये आया है Q, नीचे में आ गया है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये निकल गया आपका नेट फ्लक्स। क्या कोई दिक्कत? माने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डिस्क से होकर के कितना होगा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा, जहां अल्फा क्या है आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता रखा है, ये है अल्फा। चाहो तो आप कॉस अल्फा का वैल्यू भी पुट कर सकते हो बेटा, ये आपका x है, ये आपका r है, तो ये हाइपोटेनियस आपका निकल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका आर स्क्वायर। चाहो तो यहां से आप कॉस अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहां से कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा बेस, तो बेस का काम करेगा यहां x अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का काम करेगा यहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका आर स्क्वायर। माने कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस किसके आपका आर स्क्वायर के। माने डिस्क से होकर के कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, एक्चुअली में वो आपने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, और वो आया है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा, जहां पे कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां r क्या है बच्चा, तो r है रेडियस उस डिस्क का। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, फटाफट नोट कर लो, जल्दी करो। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऑर्डिनरी मेथड से बनाते, लाइक डिस्क को रिंग्स में कन्वर्ट करके बनाते, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, काफी टाइम लगता। इसी वजह से मैंने आपको सॉलिड एंगल पहले ही बता रखा है ताकि एकदम क्लियर रहे सब कुछ आपको। इसी की वजह से मैंने आपको एरिया वेक्टर इंट्रोड्यूस करके बता दिया है, तो बस उसको दिमाग में रखो और फटाफट क्वेश्चंस बनाओ आराम से, जल्दी करो। तो डिस्क से होकर के फ्लक्स निकल गया आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस अल्फा।
जहां cos अल्फा का वैल्यू है x/√x² प्लस r²। क्या कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, चलिए इसी बात पे एक सवाल मैं दे रहा हूं, दो सवाल इनफैक्ट यहां पे मैं दूंगा आप लोगों को। बड़ा ही बढ़िया बढ़िया सवाल है दोनों, देखोगे ध्यान से, बड़ा ही फेमस सवाल है दोनों का दोनों। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखोगे ध्यान से बच्चों। मैंने कहा कि हमारे पास ना एक डिस्क है, डिस्क कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने कहा कि एक डिस्क है और डिस्क के सेंटर से ए डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है आपका Q। डिस्क के सेंटर से ए डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है, कितना बचा? Q। कह रहे हैं कि डिस्क का रेडियस B जो कि अननोन है, यही निकालने के लिए मैं कहूंगा आपसे, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से, सवाल ये है कि डेफिनेटली ये जो पॉइंट चार्ज है ये चारों तरफ जो है फील्ड ओरिजिनेट करेगा कुछ इस तरह से। अभी क्या क्वेश्चन में दे दिया है कि अगर इस पॉइंट चार्ज का जो भी टोटल फ्लक्स है, उस टोटल फ्लक्स का 1/4 माने जितना भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये डेवलप करेगा, ओरिजिनेट करेगा, उसका 1/4 जो है वो इस डिस्क से पास कर रहा है, डिस्क से पास कर रहा है। तो आपको बताना है कि B का वैल्यू कितना होगा, माने डिस्क का रेडियस कितना होगा, ये आपको बताना है। चलो B नहीं कुछ भी मान लेंगे हम लोग, ध्यान देना। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहां पे, if 1/4 of total flux, ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स is linked with the disk, then find radius of डिस्क। क्या कोई दिक्कत? सवाल यही है बच्चा कि अगर Q जो भी नेट फ्लक्स डेवलप करेगा उसका 1/4 हिस्सा डिस्क के साथ लिंक्ड है, तो आपको बताना है कि डिस्क का रेडियस कितना होगा, BR जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत? अभी सुनना, ऐसा करते हैं ना कि हम डिस्क के रेडियस को मान लेते हैं खुद से R, यही R निकालना है कितना होगा और क्या। अब सुनना, अगर मैं बात करूं अगेन सेम कॉन्सेप्ट, देख सकते हो मैंने कहा कि इस Q को आराम से सेंटर मानते हैं और एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। टोटल फ्लक्स लाइक इस पॉइंट चार्ज Q के वजह से जो टोटल फ्लक्स इन्वॉल्व होएगा, जो कि एक स्फेरिकल रीजन में होगा, वो होगा Q/ε0। Q/ε0 ये हो गया टोटल फ्लक्स, लाइक जो कि इस Q चार्ज जो है वो डेवलप करेगा। तो टोटल चार्ज जो टोटल फ्लक्स हमारा है वो Q/ε0 है, जो कि स्फेरिकल रीजन, टोटल स्फेरिकल रीजन के साथ लिंक्ड है। मैंने कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि ये Q चार्ज जो है वो डेवलप कर रहा है, उसका 1/4 हिस्सा लाइक इस डिस्क के साथ लिंक्ड है। आपको बताना है कि इस डिस्क का रेडियस कितना होगा। मैंने फिर से बोला कि बड़ा ही आसान अब आपके लिए हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अभी तुरंत मैंने रिजल्ट ही बता दिया है आप लोगों को कि डिस्क से होके फ्लक्स कितना, तो ये निकाला है अभी हमने Q/2ε0 मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos अल्फा इज इक्वल टू,
ये फ्लक्स जो है जो कि डिस्क से होकर के डेवलप हो रहा है या लिंक्ड है, ये इक्वल है 1/4 किसका? टोटल फ्लक्स का। तो टोटल फ्लक्स कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बड़े ही प्यार से आप लिख सकते हो Q अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। ये आप देख सकते हो, ये Q से Q अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। ध्यान से एकदम गौर से मेरी बात सुनना। अगर बात करें तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, अगर बात करें तो ये 2 से 2 कैंसिल, माने रिजल्ट क्या हो जाएगा देख लेना, 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये माइनस को उधर भेज देते हैं, 1/2 को इधर लेके चले आते हैं, माने कॉस अल्फा का वैल्यू आ गया 1/2। क्या आपको दिक्कत? कॉस अल्फा 1/2 माने अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। अब सुनना, अल्फा आपका आ गया 60 डिग्री, इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब जब अल्फा 60 डिग्री आ गया तो मैंने कहा कि बड़ा ही आसान अब है, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोग को। ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री, जो एक्सट्रीम वाला एंड से क्रॉस कर रहा है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री एक्सिस के साथ। कहोगे सर अब क्या करिएगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और क्या करेंगे, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा, ये है बी जो कि दिया हुआ है, ये है आर रेडियस निकालना है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं। आराम से आप tan यूज कर लो ना, tan 60 इज इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर, सामने है r और अपॉन बेस। तो बेस का अगर बात करें तो यहां पे आपका b है। tan 60 कितना बेटा? √3, यहां से r आपका निकल चुका है, r इज इक्वल टू आ गया √3b, जो कि आंसर होगा। नोट करो जल्दी से, फास्ट। माने अगर डिस्क का रेडियस √3b के इक्वल हो जाए तो Q चार्ज जो टोटल फ्लक्स डेवलप करेगा उसका 1/4 हिस्सा जो है उस डिस्क से पास करेगा, या यूं कह ले कि जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q डेवलप करेगा उसका 1/4 हिस्सा डिस्क को नॉर्मली क्रॉस करेगा। जल्दी से फटाफट नोट करो। बढ़ू आगे। नेक्स्ट चलिए, तो आराम से आप लोग ऐसे सवाल जो है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में बड़े ही प्यार से ऐसे क्वेश्चंस को आप बना पाओगे अब। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा ध्यान से। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं, बना के दिखाओगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिस्क है, दिस